हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हम केवल उन्हीं मुद्दों से रिलेटेड बात करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाले हैं। तो उन्हीं रिलेटेड मुद्दों को जोड़कर हम लोग पर डे कोशिश करें कि आप लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार जीएस को हम लोगों को मेमोराइज करना है, किस प्रकार जीएस को हम लोगों को पढ़ना है। तो उन्हीं से रिलेटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लगातार बात करते हुए चले आ रहे हैं। जैसा कि कल हमने एक बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझा था आसियान के बारे में कि आसियान का 11वां सदस्य देश पूर्वी तिमोर लिस्ते को बनाया गया, नहीं उससे पहले उसके 10 सदस्य देश थे। तो जैसे आसियान की अगर चर्चा हुई तो आसियान के बारे में हमने पूरी डिटेल से बात करी कि आसियान का केवल आसियान से ही लेना देना नहीं है, उसके अतिरिक्त आसियान प्लस 3 भी होता है। उसके अतिरिक्त आसियान के साथ साथ आपकी हमारी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन भी होता है। आसियान का सदस्य देश भारत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और आसियान के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध है और भारत आसियान के साथ लगातार बैठकें करता रहता है। और उन्हीं में इस साल 19वें नंबर की भारत आसियान शिखर बैठक हुई है। और ये भारत आसियान शिखर बैठक जो है ये कंबोडिया की राजधानी नोमपिन्ह में हुई, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया। भारत के जो विदेश मंत्री हैं भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके साथ साथ भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ के द्वारा। तो जो भी न्यूज चर्चा में आती है उसी से रिलेटेड हम पर डे बात करें और बहुत महत्वपूर्ण जीएस के टॉपिक है। और आप कोशिश करें देखें पेपरों को कि किस प्रकार आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है और हम एक और अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक है आपका आज का विधि आयोग। हेडिंग डालो आपकी हमारी विधि आयोग पर हम लोग आपकी चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं विधि आयोग, है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है आपका लॉज कमीशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको जो बोला जाता है वो लॉज कमीशन बोलते हैं, यानी कि विधि आयोग। अब इस पर क्यों चर्चा करने वाले हैं, पहले उसको समझ लो आप लोग थोड़ा सा, है ना। पहले करंट अफेयर्स की जो न्यूज है ना, जो समसामयिकी की घटना है उसे लिख लेते हैं, फिर उससे आधारित पूरे के पूरे आपकी जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। देखो आज के अगर हम पढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटित हुई है और हाल फिलहाल में एक घटना घटित ये हुई है कि 22 में, आप इसे जरूर लिखे है ना नंबर 22 में विधि आयोग 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, है ना। ये है ऋतुराज अवस्थी। ये आप बड़े ध्यान से लिख लें, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप कोशिश तो करें, एक बार ध्यान से इन चीजों को आप पढ़ें। देखो एक भी तथ्य ऐसे नहीं आता कि मैं आपको एक लाइन में बता के चला जाऊं कि संसद का इस समय सत्र चल रहा है और संसद का इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। तो आप कम से कम समझें तो कि सत्र होते क्या है, और उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते तो हैं। अब ऐसे ना पढ़ा करें कि जैसे हाल ही में आपकी हमने पढ़ लिया कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो हमने पढ़ लिया ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो कम से कम आप समझे तो कि व्हाट इज लॉज कमीशन, विधि आयोग होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको क्यों आपकी गठित किया जाता है, कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स ऑफ लॉज कमीशन, कितने सदस्य आपकी लॉज कमीशन में होते हैं। तो कम से कम आपको पूरा पता हो, जब भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना। अब जैसे करके आपकी खबर चर्चा में है कि कर्नाटक आपकी उच्च न्यायालय, जो कर्नाटक में हाई कोर्ट है, बेंगलुरु में है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो उच्च न्यायालय है उसके सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड आपके हमारी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे, आपको पता होगा ना। मैं बातों बातों में देखो बहुत सारी बात बता के जाता हूँ आप लोगों को। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं
जैसे मैंने अभी पिछली क्लासों में आपको बताया हुआ है कि भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। अब उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है प्रत्येक उच्च न्यायालय में और बाकी कैबिनेट न्यायाधीश होती है। देखो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 होती है, 34, एक मुख्य और 33 अन्य। ये आप लिख लिया करें जो भी मैं बोलता हूँ यहाँ पर, है ना। वैसे ही करके किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम नंबर एडजस्ट नहीं किए गए, फिक्स नहीं किए गए कि इतने मैक्सिमम आपकी जस्टिस होंगे, इतने मिनिमम जस्टिस होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब किसी भी उच्च न्यायालय में, चाहे वो चीफ जस्टिस हो उस उच्च न्यायालय का, उस हाई कोर्ट का, या अदर जस्टिस हो उस हाई कोर्ट में, इनके रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर्स, 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु या रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। तो इसका मतलब टर्म्स नहीं होता, कार्यकाल कुछ नहीं होता। सेवानिवृत्ति की आयु सुप्रीम कोर्ट में सभी की मुख्य और अन्य की 65 वर्ष होती है, यहाँ सभी की मुख्य और अन्य की उच्च न्यायालय हाई कोर्टों में 62 ईयर्स, 62 वर्ष होती है। आप इतना लिख ले। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं लेकिन वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनका नाम है आपके ऋतुराज अवस्थी। इनको आपके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इनको अध्यक्ष बनाया गया 22वें नंबर के विधि आयोग का, 22वें नंबर के विधि आयोग का। और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूं आपकी, हमारी ये नवंबर 2022 ईस्वी की है। अभी लगभग एक माह हुआ है, 7 नवंबर 2022 ईस्वी को इनकी नियुक्ति की गई है। अब ना मैं पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, आप कुछ और लिखें। पहली बात तो आप लोग ये जरूर याद रखें कि ऋतुराज अवस्थी का नाम, इनका नाम आपकी याद ही रहना चाहिए आप लोगों का, है ना, कि ऋतुराज अवस्थी कौन से नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष बने, 22वें नंबर के विधि आयोग। उसके बाद मैं टोटल डिटेल आपको समझा के जाऊंगा। देखो सुनो यहाँ पर, है ना, ये आपने लिख ही लिया होगा। अब देखो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, जैसे हम तथ्यों पर बात करते हैं कि जो भी चीज आपकी चर्चा में आती है और वही क्वेश्चन आती है, मेरी गारंटी है इस बात की, कुछ नहीं आता एग्जामों में अलग, एक भी अक्सर एग्जामों में अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाता, टोटल क्वेश्चन आपकी यहीं से मालूम किए जाते हैं, है ना। अब आप और लिख लें आपकी, जो 22वें विधि आयोग के विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्यों को इंग्लिश में बोला जाता है फुल टाइम मेंबर। पूर्णकालिक सदस्यों को इंग्लिश में आपके फुल टाइम मेंबर बोलते हैं भाई, है ना, फुल टाइम मेंबर। ये तो पूर्णकालिक सदस्य आपके 22वें विधि आयोग के जो बने हैं, उनमें से एक है आपकी केरल उच्च न्यायालय के, केरल उच्च न्यायालय, है ना, केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देखो यहां केवल लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, तो इसका मतलब वो मुख्य नहीं है। अब वो केवल सेवानिवृत्त आपकी हमारी न्यायाधीश है तो वो मुख्य नहीं होंगे। तो सेवानिवृत्त आपकी केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड केवल जस्टिस है, तो होती इनकी भी 62 वर्ष है। और इनका नाम है आपकी टी शंकरन, है ना, टी शंकरन। ये एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं, और इसी में से एक और बने हैं आपके पूर्णकालिक सदस्य ही, और इनका नाम है, पूर्णकालिक सदस्य हैं और इनका नाम है आनंद पालीवाल, आनंद पालीवाल, है ना। ये आप लोग लिख लें। तो इसका मतलब आपके कितने पूर्णकालिक सदस्य बने हैं 22वें विधि आयोग के, तो कितने बने हैं, 2 पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, 2 पूर्णकालिक सदस्य आपके हमारी नियुक्त किए गए हैं 22वें नंबर के विधि आयोग के। 2 फुल टाइम मेंबर, एक टी शंकरन है केरल उच्च न्यायालय के, और ये जो है ना आनंद पालीवाल जो है, ये विधि विशेषज्ञ हैं। विधि का मतलब या कानून होता है, विधि विशेषज्ञ है यानी कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता है, विधि विशेषज्ञ, इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप, तो 3 नाम हो गया आपके लिए, ऋतुराज अवस्थी का नाम हो गया, टी शंकरन का नाम हो गया, और आनंद पालीवाल का नाम हो गया। ये 3 नाम हो गए आपकी। इन तीनों नामों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से याद रखें ना। वो अध्यक्ष बने, ये पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर। अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप करंट की न्यूज लिख लें, ठीक है। उसके बाद बारे में आगे बात करते हैं। अगर हम आगे की तरफ लिखते हैं तो आप लिख लेना, जो 22वें विधि आयोग है ना, 22वें विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य, है ना, अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य जो है ना आपके, वो नियुक्त किए गए हैं 22वें नंबर के विधि आयोग के। और 2 अंशकालिक सदस्य जो नियुक्त किए गए हैं, उनमें एक है तमिलनाडु के,
तमिलनाडु के अधिवक्ता। अधिवक्ता तो मीन्स जानते होंगे ना आप लोग, आपकी लॉयर है, और तमिलनाडु के अधिवक्ता, और इनका नाम है एम करुणानिधि। एम करुणानिधि, ये है ना। तो एम करुणानिधि को आपकी नियुक्त किया गया है। तो शॉर्ट टाइम मेंबर कहते हैं भैया इंग्लिश में, इनको शॉर्ट टाइम मेंबर बोला जाता है, शॉर्ट टाइम मेंबर कह देते हैं इंग्लिश में, है ना। अंशकालिक सदस्य मैं अभी समझाऊंगा, है ना। और दूसरे अंशकालिक सदस्य ही बने, अंशकालिक ही है आपकी हमारी दूसरे, ये एक महिला है, ये एक महिला है, और इनका नाम है भैया आपकी राका आर्या, राका आर्या। ये अंशकालिक सदस्य, तो इसका मतलब कितने अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो दो ही अंशकालिक सदस्य बने, दो पूर्णकालिक सदस्य बने, एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपकी। ये तो हुई आपकी करंट की न्यूज। अब ना मैं आप लोगों को टोटल डिटेल में समझाता हूँ, और आप पढ़ें, कम से कम लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ये पढ़ाई इस तरीके से होती है, और इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, चीजों को मेमोराइज करना चाहिए। जहां से भी कोई भी न्यूज आपकी करंट में चर्चा में होती है, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से जरूर रिलेटेड होती है, और उसी सब्जेक्ट से आप लोगों को क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, है ना। अब ये हो गए दो अंशकालिक सदस्य 100 टाइम मेंबर बने, दो पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर बने, अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है नवंबर 2022 ईस्वी में। अब मैं आप लोगों को पूरा आपकी हमारी विधि आयोग समझाने वाला हूं, आप ध्यान से इस चीज को आपकी हमारी लिखें, जो भी मैं आप लोगों को। अब आपकी जीएस, अब इससे आपकी हमारी जीएस जो है ना, वो जीएस का टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पर सारे जिससे नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है विधि आयोग। अब किसकी चर्चा हो रही है, तो विधि आयोग की चर्चा है। अगर विधि आयोग की चर्चा हो रही है तो फिर इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। देखो जैसे विधि, विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉज। लॉज मीन्स या विधि मीन्स हिंदी में होता कानून, है ना। अब ध्यान से लिखते रहना भाई, कानून, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय सरकार होती है ना, इंडियन गवर्नमेंट होती है, भारतीय सरकार में विधि के, विधि मीन्स में जैसे आप लोगों को बता रहा हूं ना, विधि मीन्स होता है आपके कानून, इंग्लिश में लॉज कह देते हैं। भारतीय सरकार में विधि यानी कानून के किसी भी मुद्दे पर, कानून के किसी भी मुद्दे पर सलाह देने वाला जो आयोग होता है ना, एडवाइज, सलाह देने वाला जो आयोग होता है, सलाह, सलाह देने वाला जो आयोग होता है, उस वाले आयोग का नाम आपकी हमारी क्या रखा जाता है, विधि आयोग कह देते हैं। देखो है नहीं आसान, कुछ नहीं है, नाम भी तो ऐसे ही रखा गया, लॉज कमीशन कहते हैं। यानी कि भारतीय सरकार अगर किसी भी मुद्दे पर कोई कानून बना रही है, किसी भी मुद्दे पर कोई कानून बनाती है, और वो जटिल जटिल कानून है, एक आपकी टफ आपकी हमारी डिसीजन है। जैसे 3 तलाक पर आपकी भारतीय सरकार कोई कानून बनाती है, जैसे बनाया गया 3 तलाक पर कोई भी कानून बनाती है। सरकार कोई भी इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर कोई भी कानून बनाती है। सरकार आपकी भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी कानून बनाती है। सरकार कोई भी समुदाय, कम्युनिटी को लेकर कोई भी कानून बनाती है। तो किसी भी प्रकार का अगर कानून भारतीय सरकार बनाती है, तो उस भारतीय सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को उस मुद्दे पर एडवाइस, सलाह देने के लिए जो एक आयोग होता है, उस आयोग को क्या कहते हैं, आपकी विधि आयोग। कुछ नहीं है, सीधा नाम ही उसी के ऊपर रखा गया कि विधि आयोग का नाम विधि आयोग इसलिए होता है क्योंकि वो सरकार को कानून या विधि के मुद्दों पर सलाह देता है, इसलिए उस आयोग का नाम क्या रखा जाता है, आपकी विधि आयोग रखा जाता है, लॉज कमीशन कह देती है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें ना, आप लोग लिखें, अब आपकी हमारी, अब पता चल गया होगा, डेफिनेशन लिखना है कि सरकार को विधि के किसी भी मुद्दे पर सलाह देने के लिए जो एक आयोग होता है, उस आयोग को क्या बोला जाता है, उसको विधि आयोग कहते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को पहले भी बता के गया था कि ऐसी कोई भी आयोग या ऐसी कोई भी संस्था जिसका जिक्र हमारे संविधान में है, अगर संविधान में उसका कोई भी आपकी हमारी प्रावधान है, तो वो संस्थाएं आपकी कैसी कहलाती हैं, संवैधानिक। ये संवैधानिक होती है। और जिसका संविधान में आपकी हमारी प्रावधान नहीं है, तो वो कैसी कहलाती है, आपकी असंवैधानिक। अब असंवैधानिक और संवैधानिक में फर्क केवल इतना है, मैंने आप लोगों को आपकी अभी 2 या 3 दिन पहले एक टॉपिक हम लोगों ने मिलकर समझा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उस क्लास को आप देखें, तब भी आपकी पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं, इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट बोला जाता है। तो अब ना ये वाली अगर हम बात करें, तो विधि आयोग जो है, विधि आयोग, इसका प्रावधान जो है, प्रोविजन इंग्लिश में बोलते हैं, इसका प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं हुआ है।
इसका प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं हुआ है। तो आप लोग खुद समझ गए होंगे कि प्रावधान का मतलब प्रोविजन, ना तो भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में, शेड्यूल में, ना भारतीय संविधान के किसी भाग में, चैप्टर में, और ना भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल्स में, किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं हुआ, इसका प्रावधान नहीं हुआ। तो अगर इसका प्रावधान अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि विधि आयोग एक कैसी संस्था है, एक आपकी असंवैधानिक संस्था है। अब अगर असंवैधानिक संस्था है तो इसको आपकी हमारी क्या बोलते हैं, सांविधिक निकाय भी बोलते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था, इसको वैधानिक भी बोला जाता है, और फिर इसको आपकी सलाहकारी भी बोल देते हैं हम लोग, है ना, सलाहकारी। इसको आपकी बोल दिया जाता है परामर्श दात्री संस्था भी इसको कह दिया जाता है। इसको इंग्लिश में आपकी स्टेचुरी राइट्स भी कह दिया जाता है। इसको इंग्लिश में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूट भी कह दिया जाता है। तो कई सारे नाम होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई भी संस्था आपकी असंवैधानिक हो तो उसको शाब्दिक भी, वैधानिक भी, सलाहकारी भी, परामर्शदात्री भी, स्टेचुरी भी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी, या फिर ऐसी संस्थाओं को आपकी हमारी हम लोग कानूनी संस्थाएं भी कह देते हैं। कानूनी संस्थाएं, देखो ऐसी कोई भी संस्था जिसका प्रावधान किसी न किसी अधिनियम के तहत किया गया, एक्ट के तहत किया गया, संविधान में उसका जिक्र नहीं है, इतना आप याद रखें जरूर। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। किसी दिन में डिटेल में आप लोगों को अधिनियम या जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, उनके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा के जाऊंगा। तो उन संस्थाओं को आपकी, और उनका जिक्र संविधान में नहीं होता, तो फिर उन संस्थाओं को असंवैधानिक, वैधानिक या फिर आपकी परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय कह देते हैं। अब आपकी इसका जिक्र भी नहीं हुआ संविधान में, तो इसका मतलब ये कैसी संस्था है, आप लोग जरूर याद रखें। ये विधि आयोग जो है आपकी एक ऐसी संस्था है भैया, असंवैधानिक संस्था है। अब मैं आप लोगों को जल्दी से आपकी हमारी बताना स्टार्ट करता हूं। आप लिखें तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी, और जो हम जिक्र कर रहे हैं विधि आयोग का, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें ना, आप जल्दी लिखें, स्वतंत्र, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे भारत में, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया? विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन कब किया गया था, है ना। अगर इसके बारे में बात करें ना आपकी हमारी, विधि आयोग का गठन कब किया गया हमारे भारत में स्वतंत्रता से पहले, तो आंसर आएगा आपकी चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 ईस्वी में। ये आप रट लें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। आपकी चार्टर्ड एक्ट का मतलब होता है भारतीय सरकार अधिनियम 1833। मैंने आपको एक्ट पढ़ाई भी है, आप देख लेना, हमारी प्रीवियस क्लासों में एक्ट के बारे में पूरी डिटेल में समझाया गया है। शुरू में हमने कुछ क्लासें आपकी एक्ट के ऊपर डाली है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक्ट पारित किए गए थे। एक्ट का मतलब अधिनियम, शुरुआत में विधेयक होता है, उसके बाद अधिनियम, और उसी के बाद आपकी जब राष्ट्रपति या वायसराय की मंजूरी मिल जाती है तो उसी चीज को क्या बोल दिया जाता है, कानून कह देते हैं। तो इसके बारे में चार्टर्ड एक्ट का आपकी नाम रखा गया था, 1833 में लाया गया था, 1834 में गठित हुआ। और लिख लेना आपकी हमारी, ये जो सबसे पहला विधि आयोग था ना, सबसे पहला विधि आयोग, इस विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो हमारे भारत में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। जिनको याद होगा ना, सब लोगों को मैं ध्यान दिला दूं, लॉर्ड मैकाले को ही हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का जनक माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का जनक माना जाता है इन्हें, शुरुआत का जनक। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हमारे भारत में 1835 ईस्वी में की, ऐसा माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था सबसे पहले विधि आयोग का। अब आप लिखें, सबसे पहले विधि आयोग में मैकाले सहित 4 सदस्य थे भैया आपकी हमारी, मैकाले सहित 4 सदस्य, यानी 3 अन्य सदस्य और थे, और चौथा सदस्य आपकी अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। 1833 के तहत 1834 ईस्वी में हमारे भारत में अगर हम बात करें तो स्वतंत्र पूर्व भारत में, स्वतंत्र पूर्व भारत में दूसरे विधि आयोग का गठन हुआ। इसे भी आप लिख लें, दूसरे विधि आयोग का गठन हुआ था 1853 में, तीसरे विधि आयोग का गठन हुआ 1861 में, और चौथे विधि आयोग का गठन हुआ 1879 में। ये आप लिख लें जरूर। तो इसका मतलब स्वतंत्रता से पहले कितने विधि आयोग गठित हुए थे? 4। सबसे पहला 1833 के तहत 1834, उसके बाद 1853, 1853, 1861, 1869, और सबसे पहले अकॉर्डिंग ऑफ एक्ट 1833 के तहत आपके 1834 में, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, इन्हें अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है। इन्हें सहित कितने सदस्य थे हमारे भारत में? 4। अब हम अगर आफ्टर फ्रीडम के बारे में जल्दी लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर हम आफ्टर फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद यदि हम बात करते हैं, तो आफ्टर फ्रीडम अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता
है ना, स्वतंत्रता के बाद, ये बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया? विधि आयोग का गठन कब किया गया, ये आप लिखें भाई। स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में सबसे पहले, देखो यहाँ है सबसे पहले, यानी पहले आपके विधि आयोग का गठन जो हुआ था वो किया गया था। ये बहुत ज्यादा यूपीपी में भी पूछा गया था 1955 ईस्वी में। और इस विधि आयोग के अध्यक्ष आपके हमारी बनाए गए थे हमारे भारत में एम सी सीतालवाड़, एम सी सीतालवाड़ इसके आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ रट ले भाई, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1955 में विधि आयोग का गठन हुआ, सबसे पहले 1833 के तहत 1834 ईस्वी में एमसी सीतालवाड़ 1955 के सबसे पहले। अब भारत में एक रूल है, भारत में एक नियम है, लिख लेना। अब ना भारत में वर्तमान समय में विधि आयोग जो है ना, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता के आ रहा था, आपकी विधि आयोग जो है वो हमारे भारत का कानून एवं न्याय मंत्रालय है ना, कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय इस मंत्रालय की सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। तो अब देखो, भारत सरकार के साथ साथ आपकी मेन चीज है कि किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन। ये जरूर याद रखना भैया, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन काम करता है। आप लिख लें, आपकी हमारी वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू आपको याद होगा, ये वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री है। भारत में अगर सबसे पहले वाले कानून मंत्री के बारे में बात करेंगे ना, तो भारत में सबसे पहले कानून मंत्री है विधि मंत्री जिनको बोला जाता है आपकी, वो थे आपकी जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको लिखा हुआ आता था आपकी विधि मंत्री, सबसे पहले हमारे भारत के विधि मंत्री। लेकिन एक और लिख लें, अगर हम भारत में बात करेंगे ना, स्वतंत्र भारत में अगर भारत के सबसे पहले आपकी विधि मंत्री पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले अगर विधि मंत्री पूछा जाता है, तो सबसे पहले विधि मंत्री हैं आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपकी इनका नाम आप जरूर याद रखें, तो देखो तीनों बातें भी याद हो जाएंगी। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी, अब वर्तमान में किरण रिजिजू है। सबसे पहले अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और इसी मंत्रालय के अधीन कौन सी संस्था काम करती है? लॉज कमीशन होता है, विधि आयोग होता है। सबसे पहले 1955 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष आपकी हमारी कौन बनाए गए थे भैया? वो आपके बनाए गए थे एमसी सीतालवाड़ को, आपकी याद ही हो गया होगा, है ना। उसके बाद अगर हम भारत में बात करें ना, तो अब एक परंपरा है, अब एक नियम है, आप लोग लिख लें कि भारत में विधि आयोग का गठन जो होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। ये बहुत जरूरी है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन आपकी किया जाता है। ये बहुत जरूरी है भाई कि भारत में प्रत्येक, जैसे वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। फाइनेंस कमीशन वो संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 280 के तहत। देखो बातों बातों में जितनी भी बातें मैं बताया करूँ सब लोग लिख लिया करो, क्योंकि सारी बातें आती है। ऐसे ही करके भारत में विधि आयोग का गठन हमारे भारत में आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 3-3 वर्ष के अंतराल पर याद रखना, आपकी विधि आयोग के गठन को मंजूरी जो होती है ना, मंजूरी वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार। तो विधि आयोग के गठन की मंजूरी अधिसूचना जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्र सरकार। और इसके सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना है ना, नियुक्ति की अधिसूचना जो है वो भारत का आपकी कानून जो मंत्रालय होता है ना, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था, आपकी न्याय एवं कानून मंत्रालय, वो सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना, केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करता है, ये वाली अधिसूचना। अब जो है ना, आप लोग लिखें भाई, भारत में इसका मतलब अभी तक अगर हम भारत में बात करें तो 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं, 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं, 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं हमारे भारत में बात करें तो। इस समय आपकी हमारी कौन सा विधि आयोग चल रहा है? 22वां। ये आप लोगों को जरूर याद हो किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, कौन सा। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है कि गठन हो चुका है, और सदस्यों की नियुक्ति की गठन की अधिसूचना जो होता है वो कानून मंत्रालय जारी करता है। अब देखो आपकी 21वां जो विधि आयोग था ना, 21वां विधि आयोग, अब 21वां विधि आयोग का जो कार्यकाल है ना, वो समाप्त हुआ था। आप जल्दी लिखें भाई,
31 अगस्त 2018 ईस्वी को। तो 21वें विधि आयोग का कार्यकाल आपकी 31 अगस्त 2018 ईस्वी को आपकी समाप्त हुआ। अब इसके 21वें विधि आयोग के आप अध्यक्ष लिख लें। 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ना वो लिख लो भाई, वो थे आपकी बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान जो है ना, ये आपकी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ये वाला, तो ये भी नाम याद रखना। एक और मैं बता देता हूँ, 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे ना, 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे 20वें, तो 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे आपकी डी.के. जैन, ये वाला है ना, डी.के. जैन थे। वैसे इनसे पहले ए.पी. शाह, अजीत प्रकाश शाह को नियुक्त किया गया था, लेकिन इनको हटा दिया गया था बीच में, बाद में डी.के. जैन। तो 20वें के दो नाम आपको याद रखने हैं, 21वें के ये, 22वें के अभी मैंने ऋतुराज अवस्थी के बारे में आपको बता ही दिया है। अब देखो एक बात बताओ, जैसे करके आपने लिख लिया होगा है ना, अब 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 में समाप्त हुआ, लेकिन आपकी हमारी क्या हुआ था, लेकिन सरकार ने 22वें विधि आयोग के 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जो है, 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना 21 फरवरी 2020 ईस्वी को जारी की गई थी। ये आप रट लें भाई, अधिसूचना। अब देखो, जिस दिन से आपकी अधिसूचना जारी की जाती है ना, जिस दिन से अधिसूचना जारी की जाती है, अधिसूचना जारी की जाती है, अधिसूचना जारी की जाती है, उसी दिन से विधि आयोग का कार्यकाल माना जाता है। तो जिस दिन से आपकी विधि आयोग की अधिसूचना जारी की जाती है, उसी दिन से विधि आयोग का कार्यकाल माना जाता है। तो इसका मतलब आपकी 21वें विधि आयोग का आपकी हमारी माना जाता है, ये आप जरूर याद रखें भाई। अब 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को। अब ये सरकार की मर्जी होती है कि वो हाथों हाथ गठन कर दे या बाद में उसका गठन करे, वो इच्छा पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई लिखी हुई चीजें तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ऐसा कुछ भी। तो 22वें विधि आयोग की अधिसूचना कब जारी की गई, 21 फरवरी 2020 ईस्वी को। तो जिस दिन से अधिसूचना जारी होता है, उस दिन से इसका कार्यकाल माना जाता है। अब एक बात बताओ, आपको याद ही होगा कि 22वें विधि आयोग की जब अधिसूचना है, तो 22वें विधि आयोग की अधिसूचना, 22वें विधि आयोग की अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी आपकी 21 फैब 2020। तो इसका मतलब 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है ना, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल वो 21 फरवरी 2023 तक होगा, ये आप जरूर लिख लें भाई। तो 22वें विधि आयोग का कार्यकाल आपकी 21 फरवरी 2023 तक होगा, क्योंकि कार्यकाल आपके कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। अब चाहे वो अंशकालिक सदस्य हो, पूर्णकालिक सदस्य हो, अध्यक्ष हो, सभी का कार्यकाल रहेगा। अब देखो, आपकी सदस्यों की जो नियुक्ति है, तो सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की गई है भैया आपकी हमारी भाई नवंबर 2022 ईस्वी में। तो इसका मतलब मात्र आपकी 4-5 माह के लिए आपकी हमारी इनकी नियुक्ति की गई है, बाकी आपकी हमारी नहीं होगा। तो 4-5 माह ही आपके लोग रहेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल तो आपकी कंप्लीट हो जाएगा, ये जरूर याद रखें। अब देखो, अगर हम बारे में बात करते हैं ना, तो विधि आयोग के जो सदस्य होते हैं, विधि आयोग के सदस्य मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक तो इसमें होता है अध्यक्ष, है ना, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। एक इसमें होता है, इसका आपकी सचिव होता है, एक सचिव, और 2 होते हैं इसमें आपकी पूर्णकालिक सदस्य, ये वाले पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब इन सबको मिलाकर आपके 4 सदस्य पूर्णकालिक माने जाते हैं, ये वाले 4 सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक माने जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, 2 पूर्णकालिक सदस्य, सबको आपके, है ना। एक और लिख लें, इसमें ना अंशकालिक सदस्य जो होते हैं वो 5 से अधिक नहीं हो सकते। अंशकालिक सदस्य जो है 5 से अधिक नहीं हो सकते, ये आप लोग याद रखें, 5 से अधिक नहीं हो सकते। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये हो गया अध्यक्ष, हो गया सचिव, हो गया पूर्णकालिक, 4 पूर्णकालिक, 5 से अधिक अंशकालिक नहीं हो सकते हैं। एक बात और याद रखें आप लोग, विधि आयोग में अगर हम बात करें ना, तो विधि आयोग में पदेन सदस्य जो होता है, पदेन सदस्य, तो विधि आयोग में पदेन सदस्य जो होता है वो आपकी हमारी विधि मंत्रालय नहीं होता, कानून मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, विधि मंत्रालय का सचिव जो होता है, सेक्रेटरी, है ना, विधि मंत्रालय का जो सचिव होता है वो इसका आपकी पदेन सदस्य होता है। तो कार्यकाल सबका 3 वर्ष ही होगा, मिनिमम मैक्सिमम एज आपकी सदस्यों के लिए कुछ नहीं होती। हाँ, एक बात याद रखना आपकी, विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है, विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना,
वो या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ये शर्त है इसमें, या तो सर्वोच्च न्यायालय का वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या कि किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। ये आप ये या तो सर्वोच्च अध्यक्ष के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, यही अध्यक्ष बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। जैसे कर्नाटक आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी इस समय आपके इसके अध्यक्ष बने हैं। तो ये पूरी जानकारी होगी, सदस्य भी आपको पता चले, नियुक्ति कौन करता है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, मंत्री कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, पूरी जानकारी विधि आयोग की होगी। तो कृपया करके ऐसे ही टॉपिकों पर आप पढ़ा करें, फोकस करा करें कि कैसे करके न्यूज चर्चा में आती है और उस समसामयिकी से कैसे करके हम आपकी जनरल अवेयरनेस से जीएस का एक अच्छा सा टॉपिक आपके तैयार करते हैं और इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही टॉपिकों पर हम फिर मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो इसका मतलब इस टॉपिक का संबंध किससे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ, संविधान के टॉपिक से इसका संबंध है। तो संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका तैयार हो गया और क्वेश्चन आएगा तो हमसे कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। ऐसी ही अगली क्लासों में हम बात करते रहेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप अच्छे से आपकी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते